हेलो। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? मैं राकेश कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, आपका एक बार पुनः इस केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए ये जो कक्षा, जो ये क्लास जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये आज इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है जितनी कि एक भूखे को खाने की जरूरत होती है, एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है, वैसे ही परीक्षा से पहले आपको इस क्लास की जरूरत है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का, आप सभी स्टूडेंट्स जो मुझे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्ट करते हैं, मेरी इस क्लास को देखते हैं, उन सभी का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ केपी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। इसमें आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आया हूं कि जिससे आपकी परीक्षा के अंदर, आपकी इस एग्जाम के अंदर, जो सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम आने वाला है, एग्जाम का टाइम टेबल जारी हो चुका है। एग्जाम का आपको कह सकते हैं कि अभी अंतिम पड़ाव आ चुका है। उस समय आपको अब क्या है, एक ऐसे ही क्लास की जरूरत थी जिसमें आप अपनी तैयारी को एक अंतिम रूप दे सकते हो। इसके अनुसार मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको हमारा जो भी सिलेबस था ए टू लेकर जेड तक, मैं उस सिलेबस को क्या है 5-5 मिनट बात करता हुआ हर टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ता रहूंगा। आपको किस तरह से क्वेश्चन वहां मिलेंगे, किस तरह से आपको वहां के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस तरह से आपको उस तैयारी को अंतिम रूप देना है, उन सारी चीजों को मैं आपके लिए क्या है इस क्लास के अंदर मैं लेकर आया हूं। जब जल्द से जल्द आप सभी लोग इस ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाइएगा। ये जो क्लास है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने लिए, इसीलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आपके जितने भी मित्र हैं जिनके पास इंग्लिश लिटरेचर है, उनको ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, क्योंकि क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूं कि आप सब लोग कितनी, आप लोगों की मजबूती से तैयारी चल रही है, किन किन बिंदुओं पर, किन किन पॉइंट्स पर आप फोकस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन से पॉइंट्स पर आपको अंतिम टाइम में फोकस करना है, उन सारी चीजों को मैं इस क्लास के अनुसार आपको बता दूंगा। तो ये क्लास एक मैराथन क्लास है जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, उन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो आपके सेमेस्टर 3 के इंग्लिश लिटरेचर के उस पोर्शन में आने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये क्लास होने वाली है बीए सेमेस्टर 3 की। बीए सेमेस्टर 3 बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट्स की ये क्लास है जिसमें हम सेमेस्टर 3, आपको सभी को पता है कि हमारा अभी जो सिस्टम है वो कैसे चल रहा है, सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है। तो उसी सेमेस्टर के अनुसार अभी आपकी जो वर्तमान में एग्जाम होने वाली है वो सेमेस्टर 3 की होगी और उसकी डेट आ चुकी है 3 मार्च। कितनी तारीख को है? 3 मार्च को। तो आप सभी को उस 3 तारीख को ध्यान में रखते हुए अभी से जुट जाना है उस चीजों के लिए, उन पॉइंट्स के लिए जिसको हम अंतिम समय में क्या करते हैं, हमेशा तैयार करते हैं। तो आप सभी को और आप सभी जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे छोटे भाई बहन हैं, उन सभी के लिए मैं ये जो क्लास लेकर आया हूं ये आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल साबित होगी। ठीक है, ये जो सिलेबस जो हमारा चल रहा था, हमने क्लासें भी ली, ये जेएनयू के अकॉर्डिंग है, जो कि कहां पर है, ये यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंदर है। कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। जोधपुर से हमारी जो क्लासें हैं ये उसके अकॉर्डिंग ही हमारे क्या है, यहाँ पर क्लासें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है। ठीक है, सब्जेक्ट आपका है इंग्लिश लिटरेचर है और जो आज मैं मैटर लेकर आया हूँ इस क्लास में वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ये एक इंट्रोडक्शन है जिससे क्या है
आपकी जो ये तैयारी है उसको एक अंतिम रूप देगा। किन बिंदुओं पर आप लोगों ने तैयारी की है, कौन से पॉइंट्स अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़े हैं, उन सब चीजों को मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आप आई होप कि आप लोगों ने अभी तक काफी अच्छी तैयारी की होगी, आप सभी का सिलेबस भी हो चुका होगा। मेरी जो क्लासें थी इस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, जहां पर मैंने अपना पूरा कोर्स करवाया जो कि BS 3rd सेमेस्टर का है। आप लोगों ने वहां पर भी काफी अच्छा सपोर्ट किया मेरे को, काफी अच्छी क्लास है वहां पर, आप लोगों की हेल्पफुल रही। और इसी तरह से इस कक्षा की जब ये क्लास पूरी हो जाएगी उसके आखिरी में आपके लिए एक और चीज मैं लेकर आया हूं, जो कि मैं अंतिम इस क्लास के समय में बताऊंगा। तब तक आप सभी को क्या करना है, इस क्लास को जुड़े रहना है, अच्छे से अच्छे आपको क्या करना है, इसको सपोर्ट करना है। और ये जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए क्या है, मैं एक अच्छे पूरे एनालाइज के साथ पुराने पेपर्स, वर्तमान में किन मुद्दों पर किस चीज को इंपॉर्टेंट लग रही है, उन सारी चीजों को मैं यहाँ पर इस क्लास के अंदर लेकर आया हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस के ऊपर जो कि हमारे परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, आपको इतना तो पता था कि हमारे इस सिलेबस में 3 किताबें, कितनी किताबें, 3 किताबें, जिसके अंदर हम देखते हैं कि जो पहला जो हमारा पोर्शन है वो है प्रोज पोर्शन। कौन सा है, प्रोज, जिसमें हमने क्या किया, 11 निबंध पढ़े, 11 ऐसे पढ़े। कितने पढ़े, 11 ऐसे पढ़े, जिसमें हमने क्या किया, 11 ऐसे पढ़े, जिसमें वर्तमान के न्यू सिलेबस के अनुसार उसमें हमने देखा कि जो 5 जो हमारे ऐसे थे वो कौन से थे, ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर थे। किस पे थे, ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर है उसके ऊपर। और पीछे के जो 6 ऐसे थे वो थे इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर। हम देखते हैं कि पहले क्या होता था, पहले पूरा जो पोर्शन होता था वो ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर होता था, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर एक बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें इन्होंने हर पोर्शन में, हर सेमेस्टर के हर पोर्शन में जो 50% जो सिलेबस है वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का डाल दिया। क्या कर दिया, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। तो इससे काफी यहाँ के जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स है जो हमारे इंडिया के, उनको काफी इससे क्या है, मदद मिलती है। क्योंकि हमारे यहाँ के जो राइटर्स हैं उनको हर बच्चा कहीं ना कहीं कोई ना कोई कक्षा के अंदर जरूर पढ़ता है, और जो 5 है वो है ये वो इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं उनको तो हमें पढ़ना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा जो हमारी बुक थी वो कौन सी थी, प्रोज सेक्शन था। उसके बाद हमारे 2 नॉवेल है, कितनी नॉवेल है, 2 नॉवेल, जिसके अंदर भी हम क्या करेंगे, बात करेंगे। शॉर्ट समरी में बताऊंगा बड़ी फास्टली, जिसमें एक ट्रेन टू पाकिस्तान है, ट्रेन टू पाकिस्तान है, और एक कौन सी है, कैस्टर ब्रिज, मेयर इन कैस्टर ब्रिज, मेयर इन कैस्टर ब्रिज। ठीक है, तो ये 2 कुल मिला के ये 3 किताबें हैं जिसकी अपन आज क्या करेंगे, बड़ी बड़ी बात यहाँ पर करने जा रहे हैं, जिसमें हम उस सिलेबस को अच्छे से क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छे से उस सिलेबस को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, और आपके लिए जो कक्षा होगी ये काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो आप सभी जल्द से जल्द इस क्लास को शेयर कीजिएगा, बने रहिएगा, और इसी तरह से आप आगे भी हमें सपोर्ट करते रहना। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम अपना जो पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अनुसार, वो है देखो कि राइट थीम। आपको क्या करना है, हर ऐसे की थीम को देखना है। क्यों देखना है, क्योंकि ये जो थीम है ये 2 नंबर की क्या है, क्वेश्चंस के अंदर आपको पूछा जा सकता है, जो कि सेक्शन ए में आपका आएगा। उसके अंदर 2 नंबर के जो क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर आपका जो थीम है, थीम वाला क्वेश्चंस पक्का आएगा। तो आपको क्या करना है, ये जो हर ऐसे की जो थीम है उसको आपको देखकर जाना है। यहाँ पर मैं जो ये क्वेश्चंस लेके आया हूँ ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस से आपके क्या निकलेंगे, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आपकी इसी निबंधात्मक सवाल से निकल जाएगी। तो अलग से हम किसी भी टॉपिक का, हम किसी भी चैप्टर का शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट आंसर नहीं पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही निबंधात्मक और किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ
चलूंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट थीम। आपको ऑफ स्टडी जो हमारा पहला प्रोज है, जो हमारा पहला निबंध है, उसकी आपको क्या करना है, थीम को देखना है। क्या करना है, थीम को। उस थीम को हमेशा पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर। और समरी, इस निबंध की पूरी आपको क्या करनी है, समरी याद करनी है। इस निबंध को आपको क्या करना चाहिए, लिखना है। आपको उस निबंध को याद करना है, ऑफ स्टडी और सर्व फॉर ऑर्नामेंट्स एंड फॉर एबिलिटी। कि इस निबंध के अंदर आपने देखा होगा कि ऑफ स्टडी हमारे सबसे फेमस जो राइटर हैं अपने ऐसे के, जो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर उनके द्वारा लिखी गई ये क्या है, एक शानदार कृति है, एक शानदार टॉपिक है, जो कि फ्रांसिस बेकन, कौन लिखता है, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन लिखते हैं। कौन लिखते हैं, फ्रांसिस बेकन, जो कि ऐसा माना जाता है अंग्रेजी साहित्य के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इनका काफी नाम है। ऐसे के अंदर इन्होंने एक टॉपिक लिया है ऑफ स्टडी। इसके अंदर इन्होंने ये क्या है कि पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडीज से रिलेटेड वो सारे मुद्दे बताए हैं, जो कि क्या है, स्टडी को एक क्या बनाते हैं, एक ऑर्नामेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ऑर्नामेंट। जिस तरह से महिला बिना ऑर्नामेंट के क्या है, सुंदर नहीं लगती, उसी तरह से ये कहते हैं कि आज के जीवन में, आज के वर्तमान युग में जो हर ह्यूमन बीइंग है, हर ह्यूमन बीइंग है, वो इस एजुकेशन के बिना, इस एजुकेशन के बिना उसी तरह से है जिस तरह से जो वुमन है वो बिना ऑर्नामेंट के किस तरह से लगती है, उसी तरह से बिना एजुकेशन का व्यक्ति पशु के बराबर है, एज एन एनिमल। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि जो स्टडी है वो हर व्यक्ति को क्या है, एक सुंदर दिखाती है, उनके लिए एक सुंदरतम एक काम करती है। क्योंकि हर व्यक्ति आज के समय में अपन देखते हैं टेक्नोलॉजी का युग है। ये जो ऐसे हैं आज से 200-300 साल पहले लिखे गए, लेकिन आज का युग आप देख लो, सारी चीजें क्या हैं, टेक्नोलॉजी चीजें, जिसमें बिना अनपढ़ का व्यक्ति वो क्या करेगा, वहां पर कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए वो सारी चीजें इस तरह से है इस युग के अंदर कि एक जो छड़ी लेकर अंधा किस तरह से चलता है, उसी तरह से उसके लिए आंखें होते हुए भी ये जो युग है ये उसके लिए अंधेपन का ही एक शिकार है। ठीक है, तो वर्तमान में हमारे लिए जो एजुकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जो स्टडीज है वो काफी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग को स्टडीज से ही वर्तमान में क्या है, एक रेस्पेक्ट मिल सकती है। क्या मिल सकती है, एक रेस्पेक्ट मिलती है। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं कि आपको सबसे पहले तो क्या करनी है, थीम को देखना है, उसके बाद समरी। क्योंकि बड़े क्वेश्चंस के अंदर, ऐसे के अंदर आपको कई बार समरी पूछ ली जाएगी, क्योंकि ऑफ स्टडीज ऐसे आज के जीवन में काफी इंपॉर्टेंट ऐसे माना जाता है। तो इसके लिए आपको समरी भी क्या करनी है, ऑफ स्टडीज के देखनी है, जिससे आपका क्या है, 2 तरह का क्वेश्चन यहाँ पर तैयार होता है। एक तो क्या बन रहा है, 2 नंबर का जो कि थीम्स के द्वारा बनेगा, और एक बनेगा समरी, जो कि आपका निबंधात्मक सवाल, जो कि कितने नंबर का है, 15 मार्क्स का। कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का। तो 2 चीजें आपकी क्या है यहाँ पर तैयार होगी। उसके बाद हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन आर द यूजेस ऑफ स्टडीज। आपको क्या करना है कि बेकन के अनुसार बताना है कि किस तरह से जो स्टडी है वो इंपॉर्टेंट है, किस तरह से कौन सी चीज पढ़ाई के अंदर किस मनुष्य के लिए किस तरह से, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने 3 तरह के व्यक्ति बताए, क्राफ्टी मैन, सिंपल मैन और वाइज मैन। तो ये कहते हैं कि क्राफ्टी जो एक सृजनात्मक जो व्यक्ति है, उसके लिए जो एजुकेशन है वो एक अलग महत्व रखता है। एक सिंपल सीधे साधे व्यक्ति के लिए एजुकेशन एक अलग मैटर करता है, और एक वाइज जो कि चतुर है उसके लिए क्या है, एक अलग मैटर रखता है। तो ये 3 तरह के जो व्यक्ति हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसा है कि 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि फ्रांसिस बेकन जिन्होंने सिंपल मैन को किस तरह से बताया है, तो वो वहां पर भी आपका क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। और निबंधात्मक के अंदर आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा कि व्हाट अकॉर्डिंग टू बेकन आर द यूजेस ऑफ ए स्टडी, कि आपको बेकन के अनुसार क्या बताने हैं
कि स्टडीज की क्या महत्व है, उनको आपको क्या करना है यहाँ पर बताने। तो अभी तक कुल मिलाकर 4 सवाल अपन ने यहाँ पर देखे हैं, जो कि काफी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस निबंध के अंदर क्या है इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं आगे कि द चीफ यूजर्स, आपको क्या करने हैं, चीफ यूजर्स, काफी महत्वपूर्ण चीजें बतानी है किसकी, ऑफ स्टडीज डिलाइट फॉर ए ऑर्नामेंट अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बेकन इन द एसे ऑफ स्टडीज, कि आपको उसके चीफ यूजर्स बताने कि किस तरह से जो स्टडीज है वो एक डिलाइटफुल है। क्यों? क्योंकि इसके इस ऑर्नामेंट के बिना कोई व्यक्ति किस तरह से दिखता है, किस तरह से वो इस जीवन में, इस युग के अंदर, इस वर्ल्ड में वो हर परेशानियों का सामना करता है, उस चीजों को आपको क्या है यहाँ पर बताना है। तो उसके चीफ यूजर्स, आपके महत्वपूर्ण बातों को यहाँ पर क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट रेमेडीज, आपको कुछ रेमेडीज बतानी है। व्हाट रेमेडीज डज बेकन सजेस्टेड फॉर ए डेफिशिएंसीज इन सम ऑफ द मेंटल फैकल्टीज, कि इनको आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ रेमेडीज बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, जिससे जो बेकन है वो सजेस्ट करता है किसको, डेफिशिएंसीज को, कुछ ऐसी बीमारियों को जो कि क्या है मानसिक तौर पर बहुत सारे लोग शिकार होते हैं। तो उन चीजों की, उस रेमेडीज को आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। तो देखो यहाँ पर ऐसा है कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किन्हीं 2 रेमेडीज को बताओ, तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है, एक एक करके आपको वो सारी चीजों को क्या करना है, लेकर चलना है। फिर चलते हैं हम अपना जो नेक्स्ट ऐसे हैं, यहाँ पर एक ऐसे क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है इसके अनुसार, क्योंकि अभी देखो ऐसा है कि अगर मैं एक एक ऐसे पढ़ाने जाऊंगा तो ये कक्षा कम से कम 4-5 घंटे की हो जाएगी, और अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम क्या करें, इतनी लंबी क्लास को चलाएं। ठीक है, आपको क्या करना है, मैं इसी कक्षा के अंदर आपको एक चीज बताता हूं कि हमारे इसी चैनल के ऊपर, हमारे इसी चैनल पे हमारी जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सेमेस्टर 3 इंग्लिश लिटरेचर करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें ये सारी क्लासें अवेलेबल है, ये सारे टॉपिक्स वहां पर अवेलेबल है, ये सारे प्रोज जो मैंने यहाँ पर क्लास के तौर पर लिए हैं वो सारे वहां पर अवेलेबल है। आपको इन क्वेश्चंस को वहां पर जाकर देखना है। आई होप कि आपको इन सारी चीजों का उत्तर मिल जाएगा। कुछ चीजों का नहीं मिलता है तो उसके लिए आप लोगों ने जरूर तैयारी की होगी, आपके पास बुक्स होगी, उस बुक्स के अनुसार भी आपको क्या करना है, उसकी हेल्प लेते हुए इन जो बिंदु हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्सों को ध्यान में अवश्य रखना है, और एग्जाम से पहले आपको इन सारे पॉइंट्स को एक बार देखकर जाना है, ताकि आपका जो क्वेश्चंस है वो इन पॉइंट्स से बाहर कभी नहीं जाए, और आपके लिए एक कहते हैं ना कि सही अगर रास्ता दिखाया जाए आपको तो आप उस रास्ते पर चल सकते हो। तो ये मैं आज जो ये क्लास लेकर आया हूं, ये एक उसी तरह का एक रास्ता है जिस पर आपको क्या है, मैं बता रहा हूं कि ये चीजें, इन चीजों को इन रास्तों से होते हुए आप उस एग्जाम तक पहुंच सकते हो, आपके उस पेपर तक पहुंच सकते हो, और वो पेपर जो आप 3 मार्च को देने जाओगे वो आपके लिए काफी सिंपल रहेगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स से बाहर कोई भी सवाल कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर कि व्हाट रोल डज फिक्शन प्ले इन ए चार्ल्स लैम्ब एसे, कि आपको पता है कि किस तरह का जो ये एक्शन या ये जो फिक्शन क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, स्टोरी है, क्या है, चार्ल्स लैम्ब की, जो कि क्या है, चिल्ड्रन ड्रीम। कौन सी? चिल्ड्रन ड्रीम। इनका एक जो ऐसे है, ठीक है, चिल्ड्रन ड्रीम करके, जो कि चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं, उसके बारे में यहाँ पर उनकी एक कहानी को आपको क्या करना है, इस निबंध, इस क्वेश्चन के अंदर बताना है कि किस तरह का रोल जो चार्ल्स लैम्ब है वो निभाते हैं इस कहानी के अंदर। क्योंकि हमने देखा था इस ऐसे में कि जो चार्ल्स लैम्ब है वो एक चेयर पर क्या कर रहे हैं, सोए हुए हैं।
एक जो आरामदायक जो चेयर है उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जिस पर उन्हें क्या होती है, आंख लग जाती है। क्या लग जाती है, आंख लग जाती है। और वो सोते सोते एक ड्रीम देखते हैं। क्या करते हैं, एक ड्रीम देखते हैं। उस ड्रीम के अंदर वो देखते हैं, वो कहते हैं कि मेरे जो दो बच्चे थे, एलिस और कौन थे, जॉन, एलिस और जॉन, ये दो मेरे बच्चे थे जो कि क्या है, मेरी दादी के साथ, मेरी माँ के साथ रहते थे। कहां पर रहते थे, मेरी माँ के साथ। क्योंकि इस निबंध के अंदर एक हवेली का, एक बड़े घर का क्या है, वर्णन किया गया है। एक बड़े घर का वर्णन किया गया है, जिसमें जो चार्ल्स लैम्ब है वो उनकी मदर के साथ क्या करते थे, वहां पर रहते थे। ये जो हवेली है ये किसी अदर व्यक्ति की थी। क्या थी, अदर व्यक्ति की थी, जो कि क्या है, जो क्या करता था, बाहर रहता था बिजनेस के तौर पर। और इसकी देखरेख के लिए चार्ल्स लैम्ब की जो मदर है उनको रखा हुआ था। चार्ल्स लैम्ब की मदर को रखा हुआ था। उस समय जो चार्ल्स लैम्ब थे वो काफी क्या थे, छोटे थे। और वो कहते हैं कि उनकी जो मदर थी, उनकी मदर के पास दो आत्माएं आती थी, दो ऐसे स्पिरिट आती थी, दो आत्माएं आती थी, जो क्या थी, दो बच्चों की थी। और वो हमेशा क्या करती थी, उनसे बातें करती थी। क्या करती थी, टॉक्स करती थी। ठीक है, तो ये जो चार्ल्स लैम्ब कहते हैं अपने बच्चों को कि मैं उस समय क्या था, इतना बहादुर नहीं था कि मैं क्या करूं, मेरी माँ की तरह मैं उन आत्माओं को देख सकूं। क्योंकि मेरी माँ थी, वो क्या थी, काफी धार्मिक थी, स्पिरिचुअल थी। ठीक है, वो धर्म में ऐसी चीजों में विश्वास करती थी, तो उसको कभी भी क्या है, डर नहीं लगता था। वो हमेशा ऐसी अकेले बड़े घर में वो रहा करती थी। तो इसी सब चीजों के ऊपर ये कहानी एक बनी हुई है, जो कि आप लोगों ने आई होप की जरूर पढ़ी होगी, वरना मेरी जो क्लास है प्लेलिस्ट के अंदर, उसके अंदर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है, इस टॉपिक से रिलेटेड, इस ऐसे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कुछ एनालिसिस के द्वारा, वो कौन से हैं कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, रोल बताना है किसका, चार्ल्स लैम्ब का इस निबंध के अंदर किस तरह से रोल ये क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि पूरी जो कहानी है वो इनके इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि नैरेटिव जो है ये स्वयं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ ए फैमिली, कि इसके अंदर आपको इस फैमिली के रोल को भी बताना है कि किस तरह से उसकी माँ वहां उस हवेली में रहती थी, कैसे वो धार्मिक थी, उनके जो बच्चे थे एलिस और जॉन, वो किस तरह से उनको लेकर चलते हैं, किस तरह का नजरिया इन लोगों के मन में बनता है। तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। फिर देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मेमोरी एंड ए नेगोस्टेलिया इन लैम्ब एसे, कि आपको उस चीजों को, उस कहानी को, जब ये सो रहे हैं, इनको सपना आ रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने बचपन की जो मेमोरी है उनको क्या कर रहे हैं, वापस दोहरा रहे हैं। तो उस मेमोरी को किस तरह से इस क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर किस तरह का एक रिलेशंस क्रिएट कर रही है वो मेमोरी, तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखकर थोड़ा चलना है। फिर देखते हैं कि राइटिंग स्टाइल आपको क्या करना है इसके अंदर, कि जो इस ऐसे को लिखने की जो राइटिंग स्टाइल है चार्ल्स लैम्ब की, उसको बताना है। और ये भी बताना है कि उस समय जो रोमांटिक मूवमेंट, जो रोमांटिक एज था, उसमें ये जो कहानी है वो कितना बड़ा रोल क्रिएट करती है। फिर चलते हैं कि डिस्कस चार्ल्स लैम्ब व्यू ऑन ए सोसाइटी। ये कहानी हमें कुछ ऐसी बातों को बता रही है कि हम उस सोसाइटी से, हम उस समाज से, उस समय के जो समाज है उसको हम देख सकें, उस समाज को हम समझ सकें, उस समय की जो स्थिति थी उस स्थिति को हम समझ सके इस कहानी के द्वारा। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। एंड व्हाट वी कैन लर्न अबाउट हिज ओन एथिक्स, और हम इस कहानी से ऐसे कौन सी नैतिकता, ऐसी कौन सी चीजों को, ऐसे कौन सी नैतिक चीजों को देख सके, तो उन चीजों को भी क्या है आपको इस कहानी के, जब भी आप पढ़ते हो, जब भी इस कहानी को आप देखकर चलते हो, तो इन कुछ बिंदुओं को आप जरूर लेकर चलना, ताकि आपके एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल रहे। फ्रॉम दोज व्यूज, और उस व्यूज से आपके अंदर किस तरह की एक नैतिकता बनती है, तो उस चीजों को भी क्या है आपको देखकर चलना है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो ऐसे किए, हमने दो निबंध किए, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जो राइटर्स हैं, ब्रिटिश लिटरेचर के जो राइटर हैं, वो किस तरह से
एक लोगों के बीच में एक माइंडसेट क्रिएट करना चाहते हैं, किस तरह से वो लोगों के बीच में उन चीजों को डेवलप करना चाहते हैं। क्योंकि उस समय का जो समाज था, उस समय का जो सोसाइटी थी, वो काफी चेंजेस कर रही थी, क्योंकि धीरे धीरे वहां पर क्या था, डेवलपमेंट का युग आ गया था। जैसे कि अभी वर्तमान में ये टेक्नोलॉजी का यूज कैसे चेंज हो गया, और अगर हम इसके साथ नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे। फिर चलते हैं हमारा तीसरा ऐसे, जो कि काफी सुंदर ऐसे था, काफी अच्छा ऐसे था, जो कि हम ब्यू टिप्स के अनुसार हम देखते हैं, और हम देखते हैं कि किस तरह से इस ऐसे के अंदर जो गोल्डस्मिथ है, जो राइटर है गोल्डस्मिथ, वो बताते हैं कि राइट द क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना है ऑफ द ऐसे ब्यू टिप्स। जो ब्यू टिप्स जो ऐसे हैं वो किसने लिखा है, गोल्डस्मिथ ने लिखा है। तो उसका आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल ऐसे क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना है। ठीक है, ब्यू टिप्स के अंदर क्या होता है कि एक वहां की जो कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि जैसे हिस्ट्री के अंदर आप देखते हो कि यात्रा वृत्तांत करने के लिए बाहरी देशों से कुछ ऐसे लेखक आया करते थे। जैसे कि अपन कहते हैं ना, हैंसांग आए, कुछ अल्तांगी आ गए। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या है, एक इंग्लैंड के एक बड़े शहर के अंदर कोई बाहर के व्यक्ति आते हैं, और वो वहाँ की जो व्यवस्था है, उस शहर की जो व्यवस्था है, उसके वहाँ की जो सोसाइटी है, वहाँ के लोगों का रहन सहन है, वहाँ के लोगों की सोच है, उन सारी चीजों के ऊपर किस तरह से एक पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, किस तरह के वहाँ के लोग एक उनके लोगों के साथ रिएक्शन देते हैं, किस तरह से जो बड़े लोग हैं, जो रिच धनी लोग हैं, वो गरीब लोगों के लिए कौन से डेवलपमेंट के काम करवाते हैं, कैसे एक गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम उन लोगों के लिए करती है। तो उसी के ऊपर ये जो ऐसे बना हुआ है ब्यू टिप्स, किसने लिखा है, गोल्डस्मिथ ने। इसकी भी क्लास हमारे उस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। क्या लिखना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। किसके ऊपर, ब्यू टिप्स के ऊपर। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि राइट अबाउट द टिप्स वे। ये जो टिप्स नाम का जो व्यक्ति है, उसका ड्रेसिंग सेंस आपको क्या करना है, बताना है। क्योंकि इस ऐसे के अंदर हम देखते हैं कि ये एक कोट पहनता है, सर पे टोपी लगाता है, और किस तरह से ये वहां पर एकदम तैयार वैयार होकर वहां पर रहता है। तो ये सारी चीजें उनके ड्रेसिंग सेंस को बताना है, क्योंकि ये 2 नंबर के अंदर ये क्वेश्चंस आ सकता है, 2 मार्क्स के अंदर जरूर आएगा। ठीक है, फिर चलते हैं कि व्हाट डज टिप्स टॉक अबाउट, कि जो टिप्स है, जो ब्यू टिप्स है, वो किस तरह की बातों को करता है इस ऐसे के अंदर। तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख के चलना है। एंड हाउ डज द टिप्स एंड इन हिज फ्लैटरी, कि किस तरह से वो अपने झूठ के बारे में पकड़ा जाता है। क्योंकि हम देखते हैं कि वो क्या करता है, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है। वो कहता है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनका दोस्त हूँ, वो मुझे ऐसे मिलता है। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है, बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं हमारे, जो कि क्या करते हैं, हमारे सामने बड़ा बनने के लिए वो क्या करते हैं, डींगे हाँकते हैं। कहते हैं ना कि झूठे, और वास्तव में कहीं ना कहीं क्या है, वो लोग पकड़े जाते हैं। कैसे पकड़े जाते हैं कि झूठ क्या है, ज्यादा दिन तक टिका नहीं रहता। ये चीज ध्यान रखना। आपकी असलियत वर्तमान में क्या होता है, दिखावटी जीवन है। क्या है, दिखावटी। तो काफी लोग क्या करते हैं, दिखावे के चक्कर में, आजकल होता है ना कि आईफोन लेना, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज के अंदर जाओ आप, बड़े बड़े वो कहते हैं ना ब्रांडेड ड्रेसेस पहनना। तो ये सब क्या है, अगर हम असलियत में उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड देखने जाए तो वैसी कंडीशन उन लोगों की नहीं है। लेकिन उस ऐसे ही सोसाइटी के अंदर, उस ऐसे समाज के अंदर रहने के लिए वो लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। और उस चेंज में वो लोग क्या करते हैं, ये भूल जाते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, फ्लैट है। वो जो लोग क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ के ऊपर झूठ बोले जा रहे हैं। और जो ट्रू चीजें हैं, जो सच्ची चीजें हैं, उनसे वो लोग क्या है, काफी दूर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो इसी तरह से इसके अंदर भी यही होता है कि जो ये ब्यू टिप्स हैं, ये क्या करता है,
झूठ के ऊपर झूठ बोले जाते हैं। आखिरी में जब इसके घर पर जाकर सब चीजें दिखी जाती है तो ऐसा लगता है कि ये काफी एक गरीब परिवार से था और उस समय इस व्यक्ति का क्या है, झूठ पकड़ा जाता है। तो उसके बारे में ही ये कहानी है। ये ऐसे है क्योंकि हम देखते हैं कि ये सारे शॉर्ट ऐसे हैं, एक कहानी की तरह है। अगर आप सब इसको कहानी की तरह पढ़ते हुए चलोगे तो आपके लिए ये सारी चीजें क्या है, इजी रहेगी। ठीक है, फिर चलते हैं हम। गिव ए कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ ए गोल्ड स्मिथ। आपको गोल्ड स्मिथ के बारे में बताना है, इनके अबाउट इनके कैरेक्टर स्केच को आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है यहाँ पर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इस ऐसे के अंदर, ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, एप्रिसिएशन बताना है टिप्स का, और फिर देखते हैं कि टिप्स के ड्रेसिंग सेंस के बारे में आपको बताना है, टिप्स किस तरह की बातें करता है वो बताना है, आखिरी में जब उसका झूठ कब पकड़ा जाता है वो बताना है, और लास्ट में आपको क्या करना है, गोल्ड स्मिथ का कैरेक्टर स्केच बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही अभी तक हमारे 3 ऐसे हो चुके हैं। अभी तक मैंने जो चीजें बताई वो आपके हर ऐसे के रिलेटेड है, हर ऐसे के हिसाब से आपके लिए क्या है, काफी महत्वपूर्ण रखती है। उन चीजों को मैंने क्या किया है, यहाँ पर बताया। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट चौथे क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे, जिसमें हम ये देखने जा रहे हैं कि एक आपको समरी लिखनी, क्या लिखनी है, समरी। राइट ए समरी एंड ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। क्या करना है, एक तो समरी बतानी है और एक क्या बतानी है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन बताना है। किसका बताना है, थर्ड थॉट का। किसका, थर्ड थॉट। काफी इंटरेस्टिंग ऐसे स्टोरी कह सकता हूं मैं इसको, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। काफी मजा आता है कि कब कैसे मुसीबत हमारे गले पड़ जाती है। तो उसी के बारे में ये एक कहानी है, एक निबंध है, जिसमें क्या होता है कि कुछ मित्र होते हैं और उन मित्र के साथ वो क्या करता है, एक व्यक्ति होता है, वो हमेशा क्या करता है, उन चीजों को लाता है बेचता है, चीजों को लाता है बेचता है। ऐसे ही वो क्या करता है, उन चीजों को लेता है, खरीदता है, बेच देता है। एक कहता है ना कि दलाली का धंधा करता है। कैसा धंधा करता है, दलाली का। ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक दिन की बात है जब ये क्या करता है, एक स्ट्रीट के अंदर जाता है, एक गली में जा रहा होता है, तो उसको कहता है कि एक पेंटिंग की दुकान पर जाता है। कहां पर जाता है, पेंटिंग की दुकान पर। वहां पर जाकर ये क्या करता है कि एक पेंटिंग को लेता है और ये कहता है कि ये उस फेमस व्यक्ति ने बनाई है। वो दुकानदार कहता है कि भाई ये देख, मेरी दुकान तो है कबाड़ खाना, मेरे यहाँ पर हजारों चीजें आती है, हजारों चीजें कबाड़ के भाव जाती है। मेरे को नहीं पता कि ये उसी व्यक्ति ने बनाई है या किसी दूसरे व्यक्ति ने, ये तू जाने। ठीक है, मैं तो इसका सिर्फ मात्र कितना लूंगा, 10 रुपीज लूंगा। कितना लूंगा, 10 रुपीज। वहां के कुछ पैसे होंगे, वो करेंसी है। ठीक है, तो अपन 10 रुपए समझे इनको एक बार। तो मैं तो 10 रुपए लूंगा, अब तू जाने, तेरे को 50 में बेचनी है, 500 में गया, 1000 में। ठीक है, ये बात होती है। फिर क्या होता है, ये व्यक्ति उस पेंटिंग को खरीद लेता है। खरीद लेने के बाद ये व्यक्ति क्या करता है, इस पेंटिंग को बेचने के लिए जाता है। क्या करता है, बेचने के लिए अच्छे से ऑक्शन में जाता है। ऑक्शन जहां पर क्या होता है, पेंटिंग का मेला लगा हुआ था। कहां पर लगा हुआ था, कहीं अच्छी जगह पर। अब वहां पर जाने के बाद ये व्यक्ति क्या करता है, उस ऑक्शन के अंदर जाने के बाद ये व्यक्ति क्या करता है, उस पेंटिंग को बेचता है। तो वहां के जो इस पेंटिंग को देखने वाले लोग थे, जिसको पेंटिंग के बारे में नॉलेज है, तो वो कहते हैं कि ये तो उन व्यक्ति ने बनाई थी, उस व्यक्ति ने बनाई थी, ये उस व्यक्ति के द्वारा बनी हुई पेंटिंग है और ये काफी महंगी पेंटिंग है, ये तो काफी महंगी पेंटिंग है। अब इस व्यक्ति को क्या है, इसके बारे में पता चल जाता है। अब ईवी लुकास इस ऐसे के अंदर ये बताते हैं कि ये व्यक्ति क्या करता है, उस पेंटिंग को कितने में, वो कहता है कि आप मेरे को इसके कितने दोगे, तो वो कहता है कि हम इसका आपको कितना देंगे, 50 रुपए। कितना, 50 रुपए। खरीदा कितने में था, 10 रुपए में। 4 गुना अब उसको क्या हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। कितना प्रॉफिट, 4 गुना। ठीक है, अब इसके दिमाग में बेचारे की एक बात आती है कि ये पेंटिंग किसकी थी, उस कबाड़ खाने की थी, मैंने वहां से ली, तो मैं क्यों ना इस व्यक्ति को क्या करूं, अपना आधा, मतलब 50 रुपए में से 20 रुपए में उसको दे दूं। अजय प्रॉफिट कर ले भाई, ये तू रख,
तूने जो पेंटिंग दी उसके हमने अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, तो क्यों ना मैं उसको दूं। लेकिन तुरंत उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार मैंने तो उससे खरीदी, उसने मेरे को 10 रुपए में दी ना, उसने मेरे को ये कहा कि तुम मुझे इसका अगर अच्छा भाव आए तो मेरे को देना, कि भाई मैंने तो खरीद ली। अब यहाँ पर अगर ये पेंटिंग ओरिजिनल निकल गई और मुझे इसके इतने पैसे मिल रहे हैं तो ये मेरी किस्मत है, ये मेरी खुद की क्या है सोच है। तो ऐसे ही करके ये व्यक्ति क्या करता है, बार बार इसके दिमाग के अंदर एक तीसरा थॉट आता है। क्या आता है? तीसरा थॉट, थर्ड थॉट आता है। और इसी के ऊपर ईवी लुकास ने क्या है, ये एक खूबसूरत सा निबंध लिखा है। इसकी भी क्लास हमारी उस प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। और आपको इस कहानी का क्या करना है, समरी को याद रखना है और क्रिटिकल एप्रिसिएशन को भी करना है। दोनों ही चीजें निबंधात्मक क्वेश्चंस के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। फिर आपको क्या करना है कि जस्टिफाई द टाइटल थर्ड थॉट। ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का है? 2 मार्क्स का। कि आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है इस टाइटल को, मतलब आपको एक थीम बतानी है। क्या करनी है? थीम बतानी है। आपको क्या करनी है? एक थीम बतानी है। क्या करनी है? एक थीम बतानी। आपको इसके ऊपर क्या करनी है? एक थीम बतानी है। 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चंस दिख सकता है। फिर देखो, राइट एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ ए ईवी लुकास। ईवी लुकास जो हमारे राइटर है, इनके बारे में आपको क्या है, एक कैरेक्टर स्केच पूछा जा सकता है। इसके बारे में आपको क्या है, इस चीजों के ऊपर उनके इंट्रोडक्शन को देना है। आपको क्या करना है? उनका इंट्रोडक्शन देना है। आपको क्या करना है? उनका इंट्रोडक्शन देना है। उन चीजों के ऊपर आपको क्या है, उनके कुछ, जैसे कि कहां पर उनका बर्थ हुआ था, क्या क्या काम इन्होंने, कौन से वर्क किए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको क्या है, इनके बारे में, ईवी लुकास के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो अब तक हमने जो क्वेश्चंस देखे वो थे 4 क्वेश्चंस हैं, और इन्हीं 4 क्वेश्चंस के साथ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देखे, और इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अनुसार हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो 4 निबंध है वो क्या होते हैं, यहाँ पर पूरे होते हैं। फिर चलते हैं हमारा 5th क्वेश्चन कि राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन। आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है। कौन से निबंध का? प्लेजर का। किसका? प्लेजर का। रिटन बाय एल्डोस हॉक्सले। किसने लिखा है? एल्डोस हॉक्सले ने लिखा है। और इसी प्लेजर निबंध के बारे में आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना। एल्डोस हॉक्सले हमारे इंग्लिश लिटरेचर के काफी फेमस राइटर माने जाते हैं, काफी फेमस राइटर माने जाते हैं, जो कि आपको क्या है यहां पर बताने, ठीक है। फिर देखो कि द थीम ऑफ ए प्लेजर बाय एल्डोस हॉक्सले। आपको क्या करना है, 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये बताना है कि इस प्लेजर जो अपना निबंध है, इसकी थीम आपको क्या करनी है। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, इसके अंदर आपको देखने को ये क्वेश्चंस मिल सकता है। तो आपको इसकी थीम भी देखनी है, आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी करना है, और साथ में आपको इसकी समरी भी क्या है, देखकर चलनी है। क्या करनी है? समरी भी आपको क्या है, देखकर चलनी है, ठीक है। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो ध्यान रखना है कि हॉक्सले मैसेज इन ए ब्रेव न्यू वर्ल्ड, कि हॉक्सले किस तरह का एक मैसेज इस नए समाज को, इस नई दुनिया को, इस नई, एक कह सकते हैं ना, एक पावरफुल इस वर्ल्ड को वो किस तरह का एक मैसेज देना चाहता है, उसके ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। एंड व्हाट इंस्पायर्ड एल्डोस हॉक्सले। और इस निबंध के अनुसार हमें वो किन चीजों के बारे में इंस्पायर करता है, तो उसको भी आपको क्या है, इस निबंध के अंदर बताना है, ठीक है। तो प्लेजर हम कहते हैं कि जब हम किसी भी चीजों को जब हम करते हैं, तो हम किसी भी व्यक्ति के लिए, हम उसके लिए क्या करते हैं, एक प्लेजर क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? प्लेजर। क्योंकि वो व्यक्ति कुछ ना कुछ अपना इंपॉर्टेंट हमारे लिए देता है, तो उसके ऊपर ही क्या है, ये निबंध लिखा हुआ है एल्डोस हॉक्सले का। इसी तरह से आपकी 5 क्वेश्चंस, हर निबंध का हर पॉइंट जो आपके एग्जाम के तौर पर इंपॉर्टेंट होता है, उसको मैं क्या है बताते हुए अभी तक हमने 5 निबंध को यहाँ पर पूरा किया है। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो निबंध है, और हमारा नेक्स्ट जो क्लास है
उसके लिए, जिसमें हम देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए कि राइट एंड समरी, आपको क्या करना है, एक समरी बतानी है किसके ऊपर, द इथिक्स ऑफ लिविंग जिम क्रो। द इथिक्स ऑफ लिविंग जिम क्रो, ये जो ऐसे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे माना जाता है, काफी इंपॉर्टेंट ऐसे माना जाता है। कैसे कि ये जो निबंध है, ये जो ऐसे हैं, इसके अंदर जो ये जिम क्रो है, जिमी क्रो, ये एक रूल है, क्या है, एक नियम है, एक लॉ है, एक लॉ है जो कि कहां पर होता है, यूएसए में होता है। कहां पर होता है, यूएसए के अंदर। और किन लोगों के लिए होता है, ब्लैकिश के लिए। किसके लिए, ब्लैकिश के लिए, ठीक है। और ये लॉ कौन क्रिएट करता है, व्हाइट मैन क्रिएट करते हैं। कौन करते हैं, व्हाइट मैन। और इसी लॉ के अनुसार ये माना जाता है कि जो जितने भी अमेरिका के अंदर जो काले लोग रहते हैं वो सभी क्या है, हर व्हाइट मैन के क्या है, गुलाम है। क्या है, गुलाम। क्या है, गुलाम। इन्होंने कहा कि इस लॉ के अनुसार ये बात हुई कि आप लोग जितने भी ब्लैकिश लोग हो, आप लोग बाहर से आए हुए हो, और आप सब लोग हमारे जो व्हाइट मैन, हम अमेरिका के जितने भी व्हाइट मैन हैं, हम अमेरिका के जितने भी नागरिक हैं, उन नागरिकों के नीचे आप सब क्या हो, गुलाम हो। आप खुद कभी भी क्या है, किसी भी चीज के राजा नहीं बन सकते। तो इसी से रिलेटेड, जैसे कि हमारे भारत में भी हुआ था कि जो ब्रिटिश रूल जब चल रहा था तो उन लोगों ने क्या लाया था, हमारे एक टाइम में रोलेट एक्ट लाया था, ठीक है। उस समय यह कहा गया कि जो भी ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो क्या करे, भड़काऊ भाषण दे या आपको उसके ऊपर शक हो, तो बिना उसके ऊपर किसी प्रकार का केस चलते हुए भी, बिना केस के भी आप उसको कहां डाल सकते हो, जेल के अंदर डाल सकते हो। तो फिर इस चीज का भी क्या हुआ था, विरोध हुआ था। तो इसी बात को क्या है, इस इथिक्स ऑफ लिविंग जिम क्रो नाम का जो ये ऐसे हैं, उसमें हमें देखने को मिलता है कि इसकी जो समरी है उसको आपको ध्यान में रखकर चलना है, क्योंकि समरी आ सकती है आपके निबंधात्मक क्वेश्चंस के अंदर, जिसमें इस जिमी क्रो जो लॉ है इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और अमेरिका के अंदर जो बेचारे जो काले लोग थे उनके ऊपर जो ये शोषण हुआ उसके बारे में आपको इस जिमी क्रो के इस रूल में, इस लॉ के बारे में आपको बताना पड़ सकता है। हम देखते हैं कि किस तरह से जब साउथ अफ्रीका के अंदर हमारे जो गांधी जी थे वो गए, तब इनकी जो फर्स्ट क्लास के अंदर जब ये केस लड़ने के लिए वापस साउथ अफ्रीका गए थे, तो इनको फर्स्ट क्लास जो एसी जो ट्रेन थी उससे इनका जो सामान है वो बाहर फेंक दिया था। क्यों फेंक दिया, क्योंकि फर्स्ट क्लास जो डिब्बा था ऐसा माना जाता था ये सिर्फ उन गोरे लोगों के लिए हो सकता है, काले लोगों के लिए नहीं। तो इसी तरह से ये गोरे काले का जो भेद है वो उन देशों में काफी बड़े पैमाने पर आज से 200-300 साल पहले चलता था, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये जो निबंध है जो हमें यहाँ पर हमारे जो राइटर हैं द इथिक्स ऑफ लिविंग जिम क्रो के नाम से बताते हैं, ठीक है। इसमें और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि हाउ वर हिज फर्स्ट एक्सपीरियंस विद व्हाइट पीपल, कि किस तरह से उस व्यक्ति का पहली बार वो जब व्हाइट पीपल्स को मिलता है तो उसका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा था, उसके बारे में आपको बताना है। क्योंकि आप समरी पढ़ोगे तो उसके अंदर ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक क्या है, शामिल है। फिर देखते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है आपको, क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द इथिक्स ऑफ ए लिविंग जिम क्रो। इसका आपको क्या बताना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी बताना है। आपको क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी इसका बताकर चलना है, ठीक है। तो ऐसे ही अभी तक आपके 6 क्वेश्चंस पूरे होते हैं। 6 क्वेश्चंस के साथ ही आपके 6 निबंध क्या हैं, संपूर्ण हुए। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और अब यहाँ पर हमारा क्या है, अगला पार्ट आएगा जो कि क्या है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का। किसका है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। अब तक हमारे जो 6 क्वेश्चन थे, जो 6 चैप्टर थे, वो क्या थे, ब्रिटिश लिटरेचर के ऊपर थे। किसके ऊपर थे, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर थे, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर थे, ठीक है। अब आपके जो आगे के जो टॉपिक्स हैं वो सब क्या है, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। क्या है,
इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। तो सबसे पहला जो हमारा इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा है कि राइट एंड क्रिटिकल एनालाइज। आपको क्या करना है, एक क्रिटिकल एनालाइज करना है द कन्फेशन ऑफ ए यंग बंगाल। द कन्फेशन ऑफ यंग बंगाल नाम का जो निबंध है उसका आपको क्या करना है, आपको एक क्रिटिकल एनालाइज करना है, जिसमें हम देखेंगे कि वहां जब आपको पता है कि सबसे पहले जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो कहां पर आए थे, बंगाल के अंदर आ रहे थे। ठीक है, ऐसे तो अलग जगह पर आए थे, सूरत में आए थे, लेकिन ऐसे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो रूल के तौर पर वो कुछ करते हैं तो वो कहां करते हैं, बंगाल में करते हैं। अब वहां पर क्या होता है कि धीरे धीरे वो लोग क्या करते हैं, कब्जा करने लग जाते हैं बड़े बड़े फार्म्स हाउस पर, बड़े बड़े कंपनियों पर, बड़े बड़े तेल के कुओं पर, सब जगह अंग्रेज क्या करते हैं, अपनी कंपनी के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा वो लोग क्या करते हैं, हमारे इंडियन लोगों को, बंगाल के अंदर रहने वाले लोगों के ऊपर क्या करने लगते हैं, अत्याचार करने लगते हैं। क्या करते हैं, अत्याचार करते हैं, शोषण करने लगते हैं उनका। तो अब क्या होता है कि जो लोग थे बेचारे वो सहन कर रहे थे, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि वहां की जो युवा पीढ़ी है, जो यंग पीपल्स है, वो लोग क्या करते हैं, इनके खिलाफ क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। क्या करते हैं, आवाज। और यहीं से ये एक शुरुआत होती है कि ये जो अंग्रेज हैं इनको क्या करो, यहां से निकाल दो, क्योंकि इन लोगों ने काफी बड़े पैमाने पर वहां पर आतंक लगा रखा था। वहां के कच्चे माल को ये क्या करते थे, इंग्लैंड भेजते थे और वहां से उस माल को बनवाकर वापस भारत के लोगों के साथ ही क्या करते थे, बेचते थे। और वहां के जो बेचारे जो जमींदार थे, जो किसान थे, उनके साथ इतना शोषण होता था कि वो बेचारे 24 घंटा टैक्स पेयर ही करते थे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के टैक्सेस, अलग अलग टाइप की शोषण उनके साथ, उन लोगों को एक कह सकते हैं ना कि अपने देश में होते हुए भी उनको आजादी महसूस ना होना, वो लोग अपने मन मुताबिक काम नहीं कर सकते थे। तो ऐसा होता ना कि आपके ही घर में अगर कोई किसी और व्यक्ति आ जाए, वो आपके ऊपर हुक्म चलाए, तो आपको कैसा फील होगा। तो वैसे ही सेम उस समय बंगाल की कंडीशन थी। तो एक कन्फेशन था वहां के लोगों का, वहां के जो यंग पीपल्स थे, यंग जनरेशन थी, तो उसके ऊपर ये जो ऐसे हैं ये बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर इस निबंध में बताना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्रिटिकल एनालाइज करना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समरी ऑफ द एसे। आपको क्या करना है, इसकी समरी भी बतानी है। क्या करनी है, समरी भी बतानी। फिर हम देखते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ ए एसे। आपको इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी बताना है। 3 पॉइंटों को ध्यान रखना है निबंधात्मक के तौर पर, एनालाइज करना है, समरी बतानी है और क्रिटिकल एप्रिसिएशंस भी इसका बताना है। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप ये क्वेश्चंस देख लोगे तो आपका ऑटोमेटिकली क्या है, आपके छोटे क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। फिर देखो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नया जो ऐसे है, नाम क्या है, समराइज द नेशन, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो नया ऐसे है, द नेशन, राष्ट्र, किसके द्वारा लिखा गया है, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो इसके अंदर हमें यह बताना है कि उस समय जब अंग्रेज चल रहे थे तो इन्होंने एक भाषण दिया था, एक राष्ट्र के नाम पर। यूपी के अंदर कोई यूनिवर्सिटी थी, वहां पर जाकर इन्होंने एक संपूर्ण भारत को एक राष्ट्र का नाम दिया था। इस संपूर्ण भारत के लोगों को कहा था कि ये सारे जो लोग हैं, ये अगर एक राष्ट्र के रूप में बदल जाए तो हम यहाँ पर किसी भी टाइप के किसी भी व्यक्ति को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। और ये जो आवाज थी ये किन के खिलाफ थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। किसके खिलाफ थी, ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी। ब्रिटिशर्स जो कि हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनके लिए, क्योंकि हमारा भारत पहले क्या था, इन्होंने क्या किया कि फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, जो हिंदू मुस्लिम्स हैं उनको क्या करवाते थे, लड़वाते थे। और इन्होंने देखा कि अगर ये तो कम्युनिटी अगर लड़ती आपस में, तो यहाँ पर कभी भी ये लोग क्या है, आजादी के लिए बात नहीं करेंगे। ये बात अंग्रेजों को पता थी। और अगर ये दोनों कम्युनिटी एक साथ हो गई और एक नेशन बन गया, एक राष्ट्र बन गया, तो हमें ज्यादा दिन तक यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। तो इसी के ऊपर रविंद्रनाथ टैगोर ने
यहाँ पर इस द नेशन नाम की जो ऐसे हैं, इसके अंदर एक नेशन नाम का एक जो उनका पूरा एक लेक्चर था जो कि ये जहाँ यूनिवर्सिटी में देते हैं, उसके ऊपर ये एक निबंध है कि किस तरह से एक राष्ट्र किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, किस तरह से वो जो राष्ट्र है वो देश की उन चुनौतियों का सामना करता है, किस तरह से सारे लोग जब मिलकर एक साथ काम करते हैं तो कितना हेल्पफुल रहता है। तो उस सारी चीजों के बारे में इस निबंध के अंदर बताया गया, तो आपको उसकी समरी एक बार देखकर जरूर जानना है। इसकी भी क्लास हमारी प्लेलिस्ट के अंदर क्या है, अवेलेबल, ठीक है। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट निबंध के ऊपर। राइट ए समरी ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव मच टू टीच अस। आपको क्या करना है, द यूनिवर्सिटी हैव मच टू टीच अस, किसने लिखा है, JLN, जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया एक ऐसे है, द यूनिवर्सिटीज हैव मच टू टीच अस। इस निबंध के अंदर हम देखते हैं कि एक जवाहरलाल नेहरू किसी यूनिवर्सिटीज के अंदर उनके दीक्षांत समारोह में जाते हैं, वहां पर जाकर उनका एक भाषण होता है, क्योंकि ये उस समय प्रधानमंत्री थे और वहां पर उस समय ये काफी एक कहते हैं ना कि एक मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, वो सब लोग अगर हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उसको अगर अच्छी चीजों को सिखा दे तो हम एक काफी बड़ा चेंजेस हमारे इस इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर इन्होंने एक मैसेज दिया था कि यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि यहां से ही क्या है, हमारे युवा पीढ़ी की क्या है, एक कहते हैं ना कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य तय होता है, आने वाले देश का भविष्य पीढ़ियां यहाँ मतलब एक डिसाइड होती है कि किस एरिया में, किस दिशा में हमारा देश जाएगा, वो सब तय कौन करता है, यूनिवर्सिटीज, देश की स्कूल, देश के कोचिंग संस्थान वो तय करते हैं। तो उसके ऊपर ही क्या है, एक ऐसे लिखा हुआ है, द यूनिवर्सिटीज हैव मच टू टीच अस। आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इस ऐसे के ऊपर आपको किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है उसको आपको मैं यहाँ पर देखता हूँ कि समरी याद करनी है। एक तो आपको द यूनिवर्सिटीज हैव मच टू टीच अस की आपको क्या करना है, समरी देखनी है, और उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशंस भी करना है आपको। इस ऐसे का क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस भी करना है और क्रिटिकल एनालाइज भी करते हुए चलना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ऐसे बन जाते हैं। और ये जरूर ध्यान रखना कि आपका ये जो दो ऐसे हैं अभी तक मैंने जो बताया, द कन्फेशन ऑफ ए यंग बंगाल, द नेशंस और द यूनिवर्सिटीज, इन तीनों में से काफी बड़ा प्रश्न आपके कॉपी के अंदर वहां पे उस पेपर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये तीनों ही चीजें क्या है, हमारे इस भारत के इस राष्ट्र के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन तीनों ही प्रश्नों को अच्छे से ढंग से इस निबंध को पढ़ के चलना है। और एक बार जरूर है कि आपको ये जो नया जो टॉपिक जो जुड़े हैं इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के, इस पर आपको काफी विशेष फोकस करते हुए चलना है और काफी इजी भी है, क्योंकि हम भारत के देशवासी हैं, हम यहाँ के इंडियन हैं और हमें उन सारी चीजों को क्या है हमें पता है और हम अच्छे से हम क्या कर सकते हैं, इन चीजों को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर क्या करना है, एक समरी लिखनी है, एक क्रिटिकल एप्रिसिएशंस करना है, एक क्रिटिकल एनालाइज करना है, और साथ में द ऑथर एम्फेसिस द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और जो ऑथर हैं हमारे JLN, वो किस तरह से ये बताते हैं कि वर्तमान की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मॉडर्न वर्ल्ड में जो आधुनिक युग के अंदर किस तरह से इंपॉर्टेंस रखती है, उसके बारे में भी आपको क्या करना है, यहाँ पर बताते हुए चलना है, ठीक है। अभी तक इतनी बात हमने की, हर उस बिंदु के ऊपर आपको मैंने विशेष फोकस करके इस क्लास के अंदर बताया कि आपको उन मुद्दों के ऊपर क्या करना है, बातें करते हुए चलना है, उन मुद्दों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखकर चलना है। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है, हमारी जो नेक्स्ट जो ऐसे हैं वो कौन सा है कि व्हाट इज द टाइपिकल एक्सपीरियंस। आपको क्या है, एक जगह पर जाना है, आप शायद गए भी होंगे और कई लोग गए भी नहीं होंगे, है ना। मैं आपको एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूं जहां पर बड़ी भीड़ भाड़ एरिया है
और वहां के जो और एक साइड में क्या है, एक गांव, छोटा सा गांव, जहां पर पूरे दिन में 1 या 2 बस आती है या कहीं आती भी नहीं है ना, और एक वो जहां पर गली गली के अंदर बसें चलती है। तो उसके बारे में आपको क्या करना है, इस निबंध के अंदर बताना है, उस सोच के बारे में बताना है, उन चीजों के बारे में बताना है कि किस तरह से इस निबंध के अंदर यह बताया गया है कि 2 शहर, दिल्ली और लंदन, क्या है, दिल्ली और लंदन, दिल्ली एंड लंदन, इन 2 शहरों में जो वहां की जो रहन सहन है, वहां का जो लाइफ सिस्टम है, ठीक है, क्या है, लाइफ सिस्टम है, वहां का क्या है, लिविंग कल्चर है, वो कितना बड़ा चेंजेस है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये दिल्ली, हमारे भारत का दिल्ली और इंग्लैंड का जो ये लंदन है, यूके का, ये कभी भी ऐसे शहर है जहां पर चॉइस 24/7 चलते रहते हैं। और ऐसे कई सारे शहर भी हैं, जरूरी नहीं है कि ये 2 ही है, ऐसे कई सारे, लेकिन इस निबंध के अंदर विशेष करके इन 2 चीजों को लिया गया, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से अपने जो जीवन कल्चर है, अपना जो जीवनचर्या है उसको मैनेज करते हैं, किस तरह के यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर एक अलग ढंग से बनता है किसी देश का। कि हम देखते हैं कि दिल्ली छोटा सा है और राजस्थान इतना बड़ा है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो चीजें हैं वो राजस्थान में अभी तक अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो एक कहते हैं ना कि ये शहर ऐसी क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है। तो आपको टाइपिकल एक्सपीरियंस बताना है ऑन ए बस इन दिल्ली कंपेयर टू लंदन, कि वहां की जो बसें हैं, जो बसेस है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो दिल्ली का और लंदन के बीच में कितना डिफरेंस है। क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े शहरों में, चाहे बॉम्बे हो या दिल्ली, जैसे मुंबई के अंदर हम देखते हैं कि वहां की जो लोकल ट्रेन्स है वो कहते हैं कि वहां के लोगों की एक धड़कन है, ठीक है, वहां के लोगों की क्या है, एक बड़ी ही मेन वस्तु है। अगर लोकल चार्ज बंद हो जाए तो पूरा बॉम्बे क्या होता है, रुक जाता है। तो उसी तरह से हर शहर का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है वो वहां की क्या है, मेन, एक कहते हैं ना कि एक धरोहर होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका स्वयं का कोई भी साधन नहीं होता और वो रोज कम से कम क्या करते हैं, इन ट्रांसपोर्ट्स को यूज करते हैं, इस गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं। तो उसके बारे में आपको एक एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना है। फिर देखते हैं कि आपको समरी बतानी है, क्या करनी है, समरी बतानी है, समरी ऑफ द एसे, आपको क्या करना है, समरी बताना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, समरी बतानी है। फिर हम देखते हैं कि क्रिटिकल एप्रिसिएशंस ऑफ द एसे, आपको क्या करना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस बताना है, किसका, इस ऐसे का। एंड हाउ आर द बसेस इन दिल्ली माइक्रोजम्स ऑफ आवर नेशनल लाइफ, और किस तरह से हमारे राष्ट्र के जीवन की जो दिल्ली के अंदर जो बसें हैं वो किस तरह से एक बड़ा कहते हैं कि एक जाल की तरह वहां पर मौजूद है, किस तरह से वहां के लोगों के लिए उनकी हेल्प है, किस तरह से वहां के लोगों के लिए वो इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो उसके बारे में एक एक्सपीरियंस आपको क्या करना है, इस ऐसे में, इस क्वेश्चंस के अंदर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, टाइपिकल एक्सपीरियंस बताओगे, फिर क्या करोगे, समरी बताओगे, फिर क्या करोगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशंस बताओगे, और आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि ये हमारे देश के लिए, हमारे यहाँ के लोगों के जीवन के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है, इसके अंदर बताते हुए चलना। फिर चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा आखिरी, हमारा लास्ट चैप्टर किसमें, हमारे प्रोज के अंदर, किसमें, हमारे प्रोज के अंदर, ठीक है, निबंध के अंदर। हमारा आखिरी निबंध है, एक कहानी है, इंजन ट्रबल, किसके द्वारा, फेमस राइटर आर के नारायण। आर के नारायण आप लोग जानते हो कि काफी फेमस राइटर हैं, बहुत सारे इनके सीरियल्स बने हैं इनकी कहानियों के ऊपर, और इनकी कहानियां, इनकी जो स्टोरीज हैं वो काफी इंडिया के अंदर फेमस है, आर के नारायण की। और इसी कहानी के ऊपर एक इनकी जो निबंध है या कहानी कह सकते हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। इस कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है, क्या बनी हुई है, एक मूवी, उसके अंदर भी इसका एक सीन है जो कि मूवी है खट्टा मीठा।
खट्टा मीठा, अक्षय कुमार के द्वारा बनी हुई ये मूवी है, ठीक है, जिसमें अक्षय कुमार है, ठीक है, और जॉनी लीवर भी है, ठीक है। जिसमें इस कहानी में क्या है कि एक इंजन होता है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, एक मेले में जाता है। क्या करता है, मेले में जाता है। अब आप लोग देखते हो कि हमारे भारत का एक बड़ा कल्चर है कि गांव गांव में क्या होता है, मेले लगते हैं। अगर मेले नहीं लगते तो गांव में, है ना, और काफी लोग आज भी शौकीन है मेले में जाने के। तो वैसे ही वहां पर मेला लगा हुआ था और मेले में वो व्यक्ति जाता है। मेले में जाता है तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा कि कई सारे ऐसे लॉटरी सिस्टम या ऐसे गेम्स होते हैं, ठीक है। उस गेम्स के अंदर यहाँ पर भी ये जाता है, जहां पर इसको क्या है, 5 रिंग दी जाती है। क्या दी जाती है, 5 रिंग। अब ये क्या करता है, उस रिंग के द्वारा उस 1 नंबर के प्राइस के ऊपर जो चीज थी उसके ऊपर फेंकता है और उसका ये जो प्राइस 1 नंबर लग जाता है, ठीक है। अब ये जो इंजन था, ये जो प्राइस था, ये ढका हुआ था। क्या था, ढका हुआ था। ये जैसे ही जाता है और उसको हटाता है, देखता है कि एक इंजन है, बहुत ही बड़ा क्या है, इंजन है। अब वो कहता है कि यार मैं इस इंजन का तो क्या करूंगा, उसके दिमाग में उस समय तो कुछ आता नहीं। फिर क्या होता है, ये वहां से चला आता है, पीछे पीछे इसके एक नोटिस आता है, वहां की जो नगर पालिका होगी, वहां की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, उसका एक नोटिस आता है और उस नोटिस के अंदर इसको ये कहा गया है कि आपकी जो वस्तु है वो सरकारी गवर्नमेंट लैंड के ऊपर कम से कम 3 मंथ से वहां पर पड़ी है और हर मंथ का 100 रुपए के हिसाब से आपका जो बकाया है वो 300 रुपए है। कितना है, 300 रुपए। अब वो बेचारा टेंशन में, वैसे भी उसके पास खाने को था नहीं, इतना गरीब, इतना अमीर था नहीं, वो बेचारा अपनी वाइफ की चीजों को बेच बेच कर पैसे लाता था, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या हो गया, कर्जा चढ़ गया। अब वो बेचारा क्या करता है, वहां से अपने उस इंजन को हटाता। अब जैसे ही वो अपने उस इंजन को अपने एरिया के अंदर लाने के लिए जाता है, तो उससे पहले वो क्या करता है, एक मंदिर में जाता है। वहां के पुजारी को कहता है कि यार मेरे पास ऐसी समस्या हो गई है। तो पुजारी कहता है कि तुम हाथी को लेकर जाओ, मेरे पास एक एलिफेंट है जो क्या करेगा, तुम्हारे इंजन को हटा देगा। तभी क्या होता है, दूसरा पुजारी आता है, वो कहता है कि 50 व्यक्ति को और लेके जाओ, वो लोग भी सपोर्ट करेंगे, खाली हाथी से जाएगा। अब उन्होंने कहा कि हाथी का जो चार्ज होगा वो होगा 50 रुपीज, ठीक है, और 50 आदमी का जो चार्ज होगा वो भी कितना होगा, 50 रुपीज, ठीक है। तो ऐसे करके 100 रुपए और बन जाते हैं। अब कुल मिलाकर इसके ऊपर बेचारे की कितना था, 400 रुपए का कर्जा था। कितने का था, 400 रुपए। अब ये सब जाते हैं उस इंजन को हटाने के लिए। तभी क्या होता है, ये इंजन वहां से हटा दिया जाता है, ला दिया जाता है, और तभी लाते लाते वक्त क्या है, एक व्यक्ति के घर में जाकर क्या करता है, ये इंजन घुस जाता है और उस व्यक्ति के घर की दीवार तोड़ देता है, घर तोड़ देता है। अब वो व्यक्ति क्या करता है, इस व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, केस करता है, और वो केस में पुलिस इसको पकड़ के ले जाती है। और पुलिस को वहां पर इनका जो कहते हैं ना सेटलमेंट होता है, ये कहा जाता है, इसको 1 महीने का टाइम दिया गया होता है कि 1 महीने में इस व्यक्ति के घर को सही करवाना है और प्लस इसको कुछ हर्जाना भी आपको क्या करना है, देना है। अब ये बात हो गई एक दिन। अब बेचारा टेंशन में, भारी टेंशन में, कोई देना लेना नहीं, और इसके ये मुसीबत आन पड़ती है। अब क्या होता है कि ये सारी चीजें करते हुए रात को, उस रात में क्या होती है, बारिश होती है और कुदरत से वो इंजन जाकर क्या होता है, उस नाले में, एक नाले में गिर जाता है। अब इस नाले के लिए उस व्यक्ति को नोटिस गया होता है जिसका घर टूटा है, ठीक है। तो उसको बहुत बार, अब उसकी रोज की परेशानी थी कि इतना बड़ा नाला मैं ढकूं कैसे। अब सुबह जब देखता है तो ये कहता है कि ये जो नाला है ये इस इंजन से क्या हो गया है, कवर हो गया है। वो खुश होता है, वो धन्यवाद भी देता है उस इंजन के मालिक को। अब वो इंजन का मालिक कहता है कि नहीं नहीं, मेरे को तो बाहर तो निकलना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऊपर क्या है, 400 450 का क्या है, कर्जा है। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जा क्या कर दूंगा, चुकता कर दूंगा, और तुम्हारे ऊपर जो मैंने केस किया वो भी मैं वापस ले लूंगा, तुम्हें भी मेरे घर का कुछ भी नहीं करवाना, मरम्मत नहीं करवाना। तो ऐसे ही करके ये एक कहानी है इंजन ट्रबल की, जो कि आर.के. नारायण की एक सुंदर कहानी में से दिखती है। आप देखना खट्टा मीठा मूवी के अंदर भी ऐसे ही एक रोड रोलर क्या है बताया जाता है, जो कि इसी कहानी के ऊपर वो बेसिस है, ठीक है। आपको क्या है, इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी बताना है इस निबंध का, और आपको क्या है, क्रिटिकल एनालाइज भी क्या करना है, बताना है, और इसके साथ ही आर.के. नारायण का एक कैरेक्टर स्केच भी बताना है, ठीक है।
ठीक है, तो ये ही कुछ आपके 11 ऐसे थे जो कि मैंने यहाँ पर क्या करवा दिए, रिवाइज करवा दिए। क्या करवा दिए, रिवाइज। ठीक है, अब हम चलते हैं, हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राइट अबाउट ए कैरेक्टर ऑफ ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ये आपकी क्या है, एक नॉवेल। क्या है, एक नॉवेल है जो कि क्या है, हम इसके अंदर देखेंगे। इस नॉवेल के अंदर हम देखते हैं कि आपकी 2 नॉवेल आपके चैप्टर, आपके सिलेबस के अंदर अवेलेबल है। सबसे पहली जो नॉवेल मैं यहाँ पे देखने जा रहा हूँ वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। कौन सी है, ट्रेन टू पाकिस्तान। ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है, ये आपकी एक नॉवेल है जो आपके सिलेबस में है। इस ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर बात होती है पार्टिज्म की। किसकी होती है, पार्टिज्म की। ठीक है, पार्टिज्म की बात होती है। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का जो पार्टिज्म हुआ था उस समय की बात। इस निबंध के इस प्ले के अंदर एक शहर का, एक गांव का नाम है जो कि है मनु मांजरा। क्या है, मनु मांजरा। और ये पूरा प्ले इस गांव के इर्द गिर्द घूमता है। और ये जो गांव है वो हमारे भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर है और भारत का आखिरी गांव है। और इसी को क्रॉस कर कर ट्रेन क्या होती है, पाकिस्तान के अंदर एंटर होती है। क्या होती है, एंटर होती है। तो इसी के ऊपर लिखा है कि इस गांव के अंदर 3 तरह की कम्युनिटी रहती है। हिंदू का एक घर है, हिंदू का क्या है, मात्र एक घर है। सिख रहते हैं और मुस्लिम्स रहते हैं। क्या रहते हैं, सिख और मुस्लिम। अब यहाँ पर गुरुद्वारे हैं, मंदिर है। एक हिंदू है जो कि काफी धनी है, रामलाल, जिसकी क्या होती है, हत्या हो जाती है। और उसके बाद ही इतना जो उस समय जो माहौल बना हुआ था पार्टिज्म का, क्योंकि यहाँ पर इस गांव के अंदर उस पार्टिज्म के माहौल से रिलेटेड ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि ये लोग अपनी मस्ती से यहाँ पर रह रहे थे। और ये यहाँ पर ये भी माना जाता है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपनी लाइफ को अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ये पार्टिज्म जब होता है तो रिश्तों के अंदर खटास आ जाती है। बड़े बड़े लोगों के बीच में क्या होता है, एक नजरिया चेंज हो जाता है। उसी के ऊपर ये ट्रेन टू पाकिस्तान नाम की जो नॉवेल है बनी। आई होप कि आपने इस ट्रेन टू पाकिस्तान को जरूर पढ़ा होगा। मेरी इसकी भी क्लास आपकी उस प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं इसके अंदर किस तरह से जो हिंदू मुस्लिम है, जो माहौल जो वहां पर भारत में बना हुआ था, उसके बाद में वहां पर जो लोग साथ में कई सदियों से रह रहे थे, कई सदियों से उनके पूर्वज रह रहे थे। एक समय ऐसा आता है कि वहां के कुछ चंद लोगों के, चंद सांप्रदायिक ऐसे तत्वों के कारण उन मुस्लिम्स को क्या होता है, अपने इस देश से, अपने इस गांव के घरों को छोड़कर कहां पर जाना पड़ता है, पाकिस्तान जाना पड़ता है। कहां पर जाना पड़ता है, पाकिस्तान। इस कहानी में, इस नॉवेल के अंदर एक लव स्टोरी देखने को मिलती है जुगत सिंह और नूरा की। जुगत की और नूरा, जुगत सिंह एंड नूरा, जो कि क्या है, नूरा एक मुस्लिम लड़की है, एक मुस्लिम गर्ल है, और जुगत सिंह क्या है, एक सिख है। इसके अंदर ये भी बताया जाता है कि जुगत सिंह एक चोर था, एक बड़ा ही चोर था, इसके फादर चोर थे, और नूरा एक सीधी लड़की है। अब क्या होता है कि ये बेचारा किसी कारण से जेल में फंस जाता है, और उसी समय पता चलता है कि जो नूरा है वो अपने पिता के साथ क्या है, कहां पर जा रही है, पाकिस्तान जा रही है। नूरा क्या है, इसकी मां बनने वाली है इसके बच्चे की। ठीक है, तो अब काफी समय होता है। अब जब पता चलता है कि कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, मुस्लिम्स की जो, क्योंकि उस समय क्या था, ट्रेन टू पाकिस्तान में ये हो रहा था कि भारत की और जो ट्रेनें आ रही थी पाकिस्तान से, वो पूरी लाशों से भरकर आ रही थी। क्या हो रही थी, लाशों से भरी हुई आती थी, क्योंकि पार्टिज्म के तौर पर वहां पर के भी कुछ ऐसे सामाजिक तत्व थे जिन्होंने क्या है, हमारे साइड जो हमारे हिंदू आ रहे थे उनको भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। कई सारी लड़कियों के साथ रेप करना, कई लड़कियों को वहां से उठा लेना, कई लड़कियों के खिलाफ उनके एक अलग नजरिया होना, ये सारी चीजें, और पूरी बॉडियों से भरी हुई ये ट्रेनें आती थी। और जब आकर मनु मांजरा, जो कि पहला स्टेशन था भारत का, वहां पर रुकती थी, तो उस स्टेशन का भी क्या है, एक नजरिया बताया गया है इस
प्ले के अंदर। तो ऐसे ही जब ये लास्ट ट्रेन इन लोगों को लेकर जब जा रही थी और कहा गया कि यहाँ पर भी हम भी इन मुसलमानों को क्या करेंगे, काट कर भेजेंगे, और ये बात जुगत सिंह को पता चलती है कि मेरी जो बिलव है नूरा वो क्या है, इसी ट्रेन में सवार है। तो इसको बचाने के लिए, इस लड़की को बचाने के लिए जो जुगत सिंह है वो क्या करता है, अपने ही जीवन का क्या करता है, बलिदान दे देता है। तो इस कहानी के अंदर हमें बहुत चीजें देखने को मिलती है। इस प्ले के अंदर पार्टिज्म देखने को मिलता है, प्रेम देखने को मिलता है अलग दो कम्युनिटी का, ठीक है, एक लव स्टोरी देखने को मिलती है, और एक काफी डरावना जो माहौल है उस समय का वो भी देखने को मिलता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक क्या कहते हैं ये नॉवेल है, जो कि आई होप कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस नॉवेल के अंदर एक कैरेक्टर स्केच देना है। क्या करना है, एक कैरेक्टर स्केच देना है। आपको क्या करना है, राइट अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ ए ट्रेन टू पाकिस्तान। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनका कैरेक्टर स्केच देना है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं प्ले के अंदर आपको उनका क्या करना है, कैरेक्टर स्केच देना है। साथ ही उन महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में बताना है, जैसे कि हुक्म चंद है, ठीक है, जुगत सिंह है, नूरा है, ठीक है, इमाम बख्श है, ठीक है, और भी जैसे कि और भी कोई एक दो और कैरेक्टर हैं जो कि आप क्या कर सकते हो, उनके बारे में पढ़कर जा सकते हो, ठीक है। फिर देखो, व्हाट रोल डू रिलीजियस फिगर लाइक मीत सिंह एंड इमाम बख्श प्ले इन द नॉवेल। अब देखो, इमाम बख्श क्या था, मस्जिद का पुजारी था, और मीत सिंह क्या था, गुरुद्वारे का पुजारी था। ये दोनों ही क्या थे, एक सामने रहते थे। मस्जिद इस साइड थी और जो गुरुद्वारा है वो इस साइड था। तो ये किस तरह का एक रोल इस प्ले के अंदर निभाते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है, और इनका कैरेक्टर स्केच भी आपको देखकर चलना है, ठीक है, कि एक अलग कम्युनिटी के लोग किस तरह से इस प्ले में बड़ा रोल निभाते हैं वो बताना है। फिर डिस्कस द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ ए जुगत सिंह थ्रू द नॉवेल। आपको जुगत सिंह के बारे में क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। How does the novel Train to Pakistan depict the communal tension during the partitions of India? कि किस तरह का उस समय का पार्टीशन था, किस तरह की उस समय की टेंशन थी, किस तरह उस समय का जो माहौल था वो किस तरह का क्रिएट हो रहा है वो बताना है। एंड प्रोवाइड ए स्पेसिफिक एग्जांपल हाउ डिफरेंट कम्युनिटीज इंटरेक्ट इन द विलेज ऑफ ए मनो मांजरा, कि किस तरह से वहाँ के अलग अलग कम्युनिटीज के लोग किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, उस चीजों के बारे में क्या करना है आपको यहाँ पर बताते हुए चलना है। फिर देखो, जस्टिफाई द टाइटल ट्रेन टू पाकिस्तान, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस गिविंग इन द इंसिडेंट्स। इसमें किस तरह के जो इंसिडेंट्स होते हैं कि भाई ट्रेन भरी हुई आती है, वहां पर एक डर का माहौल होता है, लाशों को जलाया जाता है, तो ऐसे ही उन सारे इंसिडेंट्स को भी क्या करना है आपको बताते हुए चलना है, ठीक है। द होल लाइफ ऑफ ए मनु मांजरा मूव विद द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। ये भी बताना है कि किस तरह से जो मनु मांजरा जो गांव था, सुबह की ट्रेन आती थी, शाम की जाती थी, दोपहर का ट्रेन आती थी, तो उसके अनुसार वहां के जो लोग थे उनका जीवन जुड़ा हुआ था। सुबह की ट्रेन आती थी तब ये लोग उठते थे, शाम की लेट ट्रेन जाती तब ये लोग सो जाते थे, दोपहर की ट्रेन आती थी तब ये काम करते थे, तब ये खाना खाते थे। तो ऐसे ही किस तरह से इन ट्रेनों से उनका जीवन जुड़ा हुआ था उसके बारे में बताना है। तो ऐसे ही ये जो नॉवेल है आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको सबसे पहले क्या करना है इसकी समरी याद करनी। समरी में आप क्या होगा कि इसकी पूरी कहानी आपको एक बार याद हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनको बताना है। इसमें हुक्मचंद एक कलेक्टर के रूप में कुछ समय के लिए वहां पर जब चांदनी घोषित हो जाती है तो वो वहां पर अवेलेबल रहता है, तो उसके बारे में भी आपको क्या करना है बताते हुए चलना, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट जो नॉवेल है वो है द मेयर ऑफ ए कैस्टरबीच। द मेयर ऑफ ए कैस्टरबीच जो आपकी नेक्स्ट नॉवेल है वो क्या है, द मेयर ऑफ ए कैस्टरबीच। द मेयर ऑफ ए कैस्टरबीच, ठीक है। राइट अबाउट द कैरेक्टर, इसके भी कैरेक्टर स्केच जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द मेयर ऑफ ए कैस्टरबीच को, जैसे कि हेंचाड़ है, ठीक है, हेंचाड़ है, उसकी वाइफ थी, ठीक है, उसकी जो बेटी थी एलिजाबेथ जेनी थी, ठीक है, फिर डोनाल्ड फारफ्रे था जो कि उसका मैनेजर था। तो ऐसे ही कुछ
मेन जो कैरेक्टर हैं उनका कैरेक्टर स्केच आपको क्या करना है, ध्यान में रखते हुए चलना है। साथ ही आपको इसकी भी क्या है, समरी ध्यान में होनी है कि इसमें किस तरह से, पता है आपको कि एक जो ये हेंचार्ड था, ये माइकल हेंचार्ड क्या है, एक ड्रिंकर होता है। क्या होता है? ड्रिंकर होता है, जो कि क्या करता है, काफी दारू शराब पीता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, एक ग्रास कटर होता है, ठीक है, जो मालियों का काम होता है ना, माली काम करता है ना अपने जो बगीचों में, वो होता है, ठीक है, ग्रेट रेसर का काम ये करता है, ठीक है। तो ये एक बार क्या करता है कि गांव में मेला होता है, तो अपनी बेटी और पत्नी के साथ ये उस मेले में जाता है। और वहां पर क्या होता है, अपनी शराब की लत के कारण ये क्या करता है, अपनी बेटी और अपनी वाइफ को क्या करता है, 5 रुपए में बेच देता है, 5 पैसे में क्या करता है, बेच देता है। तो एक बाहर का जो कनाडा का एक फौजी था, वो उसको खरीद कर क्या करता है, ले जाता है। अब दूसरे दिन क्या होता है, जब ये जगता है तो अपनी पत्नी और बेटी को ढूंढता है। अब उसको काफी पछतावा होता है, वो इधर उधर ढूंढता है, वापिस अपने उस मेले की उसी जगह पर जाता है। तभी वहां पर जो महिला थी जहां पर इसको बेचा था, वो उसको बता दिया कि तूने तो 5 रुपए में क्या कर दिया, अपनी वाइफ को बेच दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया। उस महिला ने भी इसको कहा। फिर क्या होता है कि ये वहां पर क्या करता है, 21 साल की कसम खाता है। कितने ईयर्स की? 21 ईयर्स की, कि कभी भी मैं क्या है, 21 साल तक कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर ये यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है कहाँ पर, कैस्टल बीच में। कहाँ पर जाता है, कैस्टल बीच। और वहां पर जाकर एक दुकान खोलता है, एक व्यापार करता है, जो कि कह सकते हैं कि धान का व्यापार। किसका? धान का, धान बेचता है, ठीक है। अब उसमें काफी इसको मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, और ये एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है। बड़ा व्यक्ति बनने के बाद सारे लोग इसको सपोर्ट करते हैं, और ये वहां का क्या बन जाता है, मेयर भी बन जाता है। क्या बन जाता है? मेयर भी बन जाता है। अब मेयर बनने के बाद ये जब मेयर बन जाता है, तो वहां पर इसके काफी शक्ति आ जाती है, पावर भी आ जाता है, मनी भी है इसके पास। अब एक कुछ समय के बाद में, काफी समय के बाद में, वो उसकी पत्नी, उसकी जो बेटी यहाँ से जो लेके गई थी, वो उसकी तो वहीं डेथ हो गई थी, लेकिन जो व्यक्ति इसको लेकर गया था, उसके द्वारा उनकी जो एक बेटी हुई थी, उसको लेकर वो वापस यहाँ पर आता है। जब आती है तो इससे मिलाती है, तो उसको पता चलता है कि यार ये तो मेरी वही वाइफ है, ठीक है। ये वापस उसके पीछे पश्चाताप करता है, सब कुछ करता है, और किस तरह से ये जो पूरी नॉवेल है वो क्रिएट होती है, और किस तरह से ये कहानी अंतिम समय में जाकर ये जो व्यक्ति है हेंचार्ड, ये वापस उसी दशा में आ जाता है, और कैसे इसका भारी नुकसान होता है, और इसकी जो डेथ है वो कहीं तड़प तड़प कर हो जाती है। तो ऐसे ही इसकी वाइफ के पीछे इसको पछतावा इतना भयंकर होता है कि ये स्वयं क्या होता है, इन सारी चीजों को छोड़कर चला जाता है, और अपनी इस बेटी के नाम पर अपना सारा कुछ करके वहां से निकल जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, इस मेयर ऑफ ए कैस्टल बीच नाम की नॉवेल के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्ले है ट्रेन टू पाकिस्तान और मेयर ऑफ ए कैस्टल बीच। तो आपको क्या है, इन दोनों ही प्ले को अच्छे से ढंग से कहानी के तौर पर इसकी समरी पढ़ के जाना है, ताकि आपको क्या हो सके, वहां पर आप जब भी ये प्ले का क्वेश्चन आए तो आप वहां पर लिख सको। फिर देखते हैं इसका नया जो एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि व्हाट रोल डज फेट प्ले इन द शेपिंग ऑफ द लाइफ ऑफ ए मिचेल हेंचार्ड इन द प्ले। आपको क्या करना है कि किस तरह से जो माइकल हेंचार्ड है वो उनके जीवन में एक किस तरह का रोल इस प्ले में वो खेल रहे हैं, प्ले में उनका रोल बताया गया है, उसके बारे में आपको बताना कि भाई ये ड्रंकर्ड था, फिर चेंज हो जाता है, ठीक है, फिर एक धनी व्यक्ति बन जाता है। तो उसके बारे में आपको क्या है, डिस्कस करना है। एंड हाउ डज द रिलेशंस बिटवीन माइकल हेंचार्ड एंड डोनाल्ड फारफ्रे इवॉल्व थ्रू आउट द नॉवेल, कि किस तरह का रिलेशन माइकल हेंचार्ड और डोनाल्ड फारफ्रे का यहाँ पर बताया। क्योंकि डोनाल्ड फारफ्रे कौन था, इसका एक मैनेजर था, और बाद में क्या होता है, इनके बीच में कुछ अनाकनी आ जाती है, ये अलग चला जाता है, और ये भी अलग क्या बनाता है, अपना ही बिजनेस बनाता है, और इससे काफी मुनाफा होता है और इसको काफी लॉस होता है। तो इनके रिलेशंस के बारे में भी आपको क्या है, इस प्ले के अंदर बताते हुए चलना है, ठीक है। फिर देखो एक स्केच ड्राइंग कर रहा है कैरेक्टर, किसका, हुकुमचंद का। ये तो क्या है, उस क्वेश्चन का है आपके जो ट्रेन टू पाकिस्तान के अंदर है। तो आप हुकुमचंद के बारे में बता सकते हो, जुगत सिंह के बारे में बता सकते हो,
इकबाल सिंह के बारे में भी बता सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये कलेक्टर है वहां का, ठीक है। फिर राइट ए नोट ऑन ए ट्रेजिक इमोशन विच द मेयर ऑफ कैस्टरविल, कि यहाँ के ट्रेजिक इमोशन, जब इमोशन क्या कि जब वो बेचता है और दूसरे दिन उसको क्या होता है, पछतावा होता है, तो वो वाला एक तो मोमेंट है। उसके बाद काफी समय के बाद उसकी पत्नी वापस आती है, तो वो वाला एक क्या है, मोमेंट है। फिर जब इसको पता चलता है कि ये जो बेटी है ये मेरी नहीं है, तो वो मोमेंट है। लास्ट में जब इसको एक पता चलता है कि उसकी बेटी भी इसको पसंद नहीं करती, तो वो मोमेंट, ऐसे काफी सारे जो मोमेंट्स हैं जो हमें इस प्ले के अंदर क्या है देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या है, इस सारे मूवमेंट्स को आपको इस मेयर ऑफ कैस्टरविल के इस इमोशन, ट्रेजिक इमोशंस को आपको बताते हुए इस क्वेश्चंस के अंदर चलना है, ठीक है। कि राइट ए नोट ऑन द ट्रेजिक इमोशंस विच ऑफ द मेयर ऑफ द कैस्टरविल, ठीक है। फिर देखो डिस्कस हार्डी व्यू, जो थॉमस हार्डी जो प्ले लिखते हैं उनका किस तरह का व्यू है ऑन द बेसिस ऑफ नॉवेल प्रिस्क्राइब ऑन योर सिलेबस। मेयर ऑफ कैस्टरविल को लेकर उनका कैसा क्या है एक व्यू है, उसको आपको क्या करना है, बताना है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि जब ये लिख रहे हैं तो वहां के समाज को बता रहे हैं, वहां की सोसाइटी को बता रहे हैं कि वहां की सोसाइटी उस समय जो वुमेन्स की जो कंडीशंस थी वो काफी खराब थी, क्योंकि उनको बेच दिया जाता था, उनको मारा जाता था, उनके साथ शोषण होता था। तो ये सब चीजें वहां की सोसाइटी, यहाँ पर प्ले का मतलब ये नहीं है कि आपको कहानी सुनाना है, वहां की सोसाइटी को डिस्क्राइब कर रहे हैं लोग, ठीक है। फिर देखो डिस्कस ब्रीफ प्लॉट एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए मेयर ऑफ कैस्टरविल, यहाँ की इसके स्ट्रक्चर को बताना है, इसके ब्रीफ प्लॉट को बताना है, और आपको इसी तरह से इस दोनों नॉवल में अच्छे से मेहनत करके इसकी समरी को समझना है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रमुख जो कैरेक्टर हैं उनको समझना है, और ऐसे ही करके आपको ये जो दोनों नॉवल हैं ये आपको काफी सुंदर, काफी अच्छे नंबर दिला सकते हैं। फिर हम चलते हैं ऐसे करके, अब आपकी जो 3 पोर्शन है वो समाप्त होते हैं, जिसमें हम देखते हैं आपका प्रोज कंप्लीट है और आपकी दोनों नॉवेल कंप्लीट है, ठीक है। ये दोनों तीनों ही चीज समाप्त हो गई। अब आपका है आपका क्या, आपके जो एलिमेंट्स है इंग्लिश के, क्या है आपके एलिमेंट्स, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। इसके भी क्वेश्चंस आपको वहां पर देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट नोट्स लिखने हैं आपको नेरेटिव एसे। नेरेटिव एसे का मतलब होता है कथात्मक निबंध। कथात्मक निबंध एक कथा के तौर पर, बड़े बड़े जो निबंध होते हैं आपने देखा होगा, कम से कम 20-20, 50-50 पेज के जो निबंध होते हैं कथा के तौर पर चलते हैं, है ना, तो उनको कहते हैं नेरेटिव एसे। क्या कहते हैं? नेरेटिव एसे। फिर हम देखते हैं पार्टीशन एसे। पार्टीशन एसे क्या है कि किसी शहर का बंटवारा, जैसे कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अगर कोई निबंध लिखा गया है उसके पार्टीशन के ऊपर, तो उनको कहते हैं पार्टीशन एसे, ठीक है। और लास्ट में है पीरियोडिकल एसे। क्या है? पीरियोडिकल, कि पीरियड के वाइज में, मतलब एक भाग के तौर पर अलग अलग भागों में अवेलेबल जो होता है उसको कहते हैं पीरियोडिकल एसे। तो ऐसे ही ऐसे किसको कहते हैं? व्हाट इज एन एसे, ठीक है। व्हाट इज एन एसे, हाउ मच टाइप्स, इसके कितने टाइप्स है, इसके टाइप्स कितने हैं, ठीक है। हर टाइप्स में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये जो है, ठीक है, इनको बताना है। ये सारी चीजें आपको सिर्फ मात्र 2 नंबर में मिलेगी, 2 मार्क्स, ठीक है। आपको स्पेशली कोई क्वेश्चन नहीं आएगा 15 नंबर का, लेकिन आपको वहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस चीफ ट्रेंड। आपको क्या करना है? चीफ ट्रेंड बताना है। डिस्कस द चीफ ट्रेंड्स ऑफ ए इंग्लिश प्रोज। आपको क्या है? चीफ ट्रेंड, बड़ी मेन एलिमेंट्स बताने हैं फ्रॉम बेकन टू लेन। बेकन से लेकर लेन तक जो ट्रेंड जो चेंज हुआ है प्रोज का, प्रोज सेक्शन का, उसको आपको क्या करना है यहाँ पर बताते हुए चलना है कि किस तरह से अंग्रेजी के अंदर जो गद्यात्मक जो गद्य भाग है वो किस तरह से बेकन से लेकर लेन तक चेंज होता जा रहा है। उस ट्रेंड को आपको क्या करना है? डिस्क्राइब करते हुए चलना है, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ है तो आप जरूर इसको देखकर चलना।
फिर चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि राइट ए नोट्स ऑन ए हिस्टोरिकल नॉवल। आपको क्या है, हिस्टोरिकल नॉवल के ऊपर भी एक नोट्स। हिस्टोरिकल नॉवल क्या होती है कि जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ये क्या है, एक हिस्टोरिकल नॉवल है। एक क्या है, हिस्टोरिकल नॉवल। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा पार्टीशन था वो एक हिस्ट्री बन गया है ना, और हमारा इतिहास है, ठीक है। तो इसी इतिहास को लेकर हमारे जो नॉवेल लिखी गई होती है उसको कहते हैं हिस्टोरिकल नॉवेल। फिर चलते हैं, हमारा आखिरी जो लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ए ऐसे डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए 18th सेंचुरी प्रोज, कि 18वीं सदी के जो गद्यांश, जो प्रोज हैं, वो किस तरह से एक महत्वपूर्ण भाग क्या करते हैं, निभाते हैं हमारे इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। वहाँ के जो राइटर्स हैं वो किन चीज़ों के ऊपर, कैसी सोसाइटी को डिस्क्राइब करते हैं, वुमेन्स की क्या कंडीशंस हैं, किस तरह के वहाँ के जो युवा लोग हैं वो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों की विशेषताओं को आपको क्या करना है, बताते हुए चलना है। और बताना क्या है, यही 11 ऐसे, यही 11 जो ऐसे हैं, इनको बताते हुए 18वीं सेंचुरी को आपको क्या करना है, बताना है कि किस तरह से ये प्रोज के सेक्शन के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट सेंचुरी थी, ठीक है। तो ये सब चीजें कुछ इंपॉर्टेंट थी, इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मैं इस क्लास के अंदर आपके लिए लेकर आया हूं। सारा जो हमारा सेक्शन है एक बार हमने फास्टली रिवाइज कर दिया, और ये ही सारी चीजें हमारी जो इसी चैनल के ऊपर जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर क्या है, अवेलेबल है, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीजें मौजूद है। वहां पर जाकर आप एक एक चैप्टर की जो क्लास है उन सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये सारी जो पॉइंट्स जो मैंने आपको यहाँ पर बताए, इन सारी पॉइंट्स को आपको क्या है, एक बार देखते हुए चलना है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी इंपॉर्टेंट रोल आपके एग्जाम के अंदर निभाएंगे, ठीक है। तो ये क्लास थी, काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, मैराथन क्लास है। इसी तरह से हमारे इसी चैनल के ऊपर हमारे जो और भी जो साथी हैं वो अपने अपने सब्जेक्ट्स की जो सब्जेक्ट्स है, जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, जो हिंदी लिटरेचर है, उन सारी चीजों की मैराथन क्लास इस चैनल के ऊपर आने वाले दिनों में आपके लिए आएगी। तो आप सब इसी तरह से इस चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना, इस क्लासों को ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके जो भी साथी बंधु हैं उन तक ये क्लासें पहुंचे और आपको इस क्लास का फायदा ज्यादा से ज्यादा हो सके। और आप इसी तरह से हमारे सपोर्ट करते रहिएगा, और इसी तरह से हम हर क्लास के अंदर आपके लिए कुछ अच्छा लाएंगे और अपने आप को सुधारने की भी कोशिश करेंगे कि भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिस पर हम बात नहीं करते, जरूर कीजिएगा, जिससे हमें क्या होता है, हम हर दिन क्या कर सकें, अपने को एक नए तैयारी के साथ आपके सामने लेकर आए, ठीक है। तो अब तक तो ये जो बात थी, ये थी हमारी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सेमेस्टर 3 के अंदर आने वाले हैं उसको लेकर। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक नया कोर्स लेकर आऊंगा, और वो है आपके बीए सेमेस्टर 4 के लिए। बीए सेमेस्टर 4 के लिए आपकी जो नई क्लासें हैं उसको मैं नए चैप्टर के साथ ए टू जेड सेमेस्टर 4, जब आप वापस एग्जाम देकर आ जाओगे तो आपको एकदम तैयारी के साथ आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेमेस्टर 4 के पूरे सिलेबस की, ठीक है, पूरे सिलेबस की, जो कि हमारा इंग्लिश लिटरेचर का है। और मैं उसके ऊपर सारी क्लासें रिकॉर्ड कर दूंगा और आप सारी क्लासों को क्या है देख सकते हो, जिससे आपकी सेमेस्टर 4 की जो एग्जाम होंगे उसमें काफी हेल्पफुल मिलेगी वो क्लासें, ठीक है। तो आपकी सेमेस्टर 4 का भी आपका जो पूरा सिलेबस है वो मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा जल्दी में लेकर आऊंगा। अब आपको क्या है, ओनली फोकस करना है किसके ऊपर, सेमेस्टर 3 की क्लास के ऊपर, सेमेस्टर 3 के नोट्स के ऊपर, सेमेस्टर 3 के एग्जाम के ऊपर, क्योंकि एक बार इस एग्जाम को देना फिर हम चलेंगे आपको लेकर कहां पर, सेमेस्टर 4 के अंदर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी ये क्लास। थैंक यू, धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट।